Hello student, welcome back to another video of St. Michael's Academy e-learning class. I am Sriram teaching you economics of class 10th. Today I am going to continue our chapter that we have started, sectors of the Indian economy. In this very video session, I am going to teach you the interdependence of the various sector of our economy. So economic activities are grouped into three different categories and are highly interdependent. How? So let's see. For example, suppose a sugarcane is produced in primary sector and it is transported to the sugar mills for the production of sugar. Here we can see that sugarcane is the production of primary sector and sugar is a production of secondary sector, and for the transportation of sugarcane from farm to sugar mill is done through a transportation system that is a part of service sector, or you can say as tertiary sector. Likewise, the transportation of sugar from sugar mills to the market is also done through a transportation system that is also an example of tertiary sector. So it shows that these sectors of the Indian economy, that is primary sector, secondary sector and tertiary sectors, are interdependent on each other. So here we are having the examples of economic activities. Number one, imagine what would happen if farmers refuse to sell sugarcane to a particular sugar mill. The mill will have to shut down. यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि अगर इमेजिन कीजिए कि क्या होगा यदि किसान शुगर केन जो वो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका वो सप्लाई शुगर मिल को नहीं कर रहे हैं, वो रिफ्यूज करते हैं कि नहीं हम शुगर मिल को ये शुगर केन नहीं सेल करेंगे, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ द सेकेंडरी और इंडस्ट्रियल सेक्टर बीइंग डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी सेक्टर. इट मीन्स यदि किसान शुगर केन का सप्लाई नहीं करते हैं शुगर मिल्स को, सो शुगर मिल्स वाले प्रोडक्शन एक्टिविटी कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे. सो दिस शोज दैट द सेकेंडरी सेक्टर इज डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी सेक्टर. अनदर एग्जांपल इज गिवन, दैट इज इमेजिन व्हाट वुड हैपन टू कॉटन कल्टीवेशन इफ कंपनीज डिसाइड नॉट टू बाई फ्रॉम द इंडियन मार्केट एंड इंपोर्ट ऑल कॉटन दे नीड फ्रॉम अदर कंट्रीज. जो कॉटन टेक्सटाइल्स हैं उन लोगों ने ये यदि डिसाइड किया कि जो भी उन्हें रॉ मटेरियल्स चाहिए वो इंडियन मार्केट से ना लेकर के वो क्या करेंगे, विदेश से फ्रॉम अब्रॉड दूसरे कंट्री से वो अगर उसे इंपोर्ट करते हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा. इंडियन कॉटन कल्टीवेशन विल बिकम लेस प्रॉफिटेबल एंड द फार्मर्स में इवन गो बैंकरप्ट इफ दे कैन नॉट क्विकली स्विच टू अदर क्रॉप्स, कॉटन प्राइसेस विल फॉल. सो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा. इट मीन्स द प्राइमरी सेक्टर जो किसान है वो किस पे डिपेंडेंट है, ऑन द सेकेंडरी सेक्टर. यानी कि यदि जो कॉटन मिल्स हैं वो टेक्सटाइल्स हैं, अगर उन लोगों ने अगर किसान से रॉ मटेरियल नहीं परचेस किया सो दे विल बिकम बैंकरप्ट. सो दिस शोज दैट द प्राइमरी सेक्टर इज डिपेंडेंट ऑन द सेकेंडरी सेक्टर. अर्लियर वी हैव सीन दैट द सेकेंडरी सेक्टर इज डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी सेक्टर. इन दिस वेरी एग्जाम्पल इट शोज दैट द प्राइमरी सेक्टर इज डिपेंडेंट ऑन द सेकेंडरी सेक्टर. सो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं और एग्जाम्पल्स गिवन है दैट farmers buy many goods such as tractors, pump sets, electricity, pesticides and fertilizers. All these are an example of secondary sector. Imagine what would happen if the price of fertilizers or pump sets go up. यदि इसकी prices high होंगे, it means the secondary activities, जो secondary products है अगर उसके product high होंगे, that will affect the primary sector as well. Cost of cultivation of the farmers will rise and their profits will be reduced. इससे क्या होगा, उनका प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा. दिस शोज दैट द प्राइमरी सेक्टर इज डिपेंडेंट ऑन द सेकेंडरी सेक्टर. अनदर एग्जांपल इज गिवन, पीपल वर्किंग इन इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर्स नीड फूड. इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ देयर इज अ स्ट्राइक बाय ट्रांसपोर्टर्स एंड लॉरीज रिफ्यूज टू टेक वेजिटेबल्स, मिल्क एटसेट्रा फ्रॉम रूरल एरियाज. यदि जो भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में जो लोग इन्वॉल्व हैं यदि वो लोग स्ट्राइक पे चले जाते हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये क्वेश्चन है. तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, अल्टीमेटली इट विल अफेक्ट बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर. ये दोनों सेक्टर को प्रभावित करेगा. बीइंग एज अ टर्सरी सेक्टर, ट्रांसपोर्टेशन इज एन एग्जांपल ऑफ टर्सरी सेक्टर. अगर वहां पे ट्रक ट्रांसपोर्टर्स या लॉरीज वाले अगर स्ट्राइक पे चले जाते हैं तो उसका क्या प्रभाव होगा, जो भी प्रोडक्ट हैं
यानी कि फार्म प्रोडक्ट्स हुए वो मिल्स तक यानी कि सेकेंडरी एक्टिविटीज के लिए, सेकेंडरी प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म होने के लिए वो नहीं जा पाएंगे बिकॉज ऑफ द स्ट्राइक। ऑन द अदर हैंड जो सेकेंडरी प्रोडक्ट्स हैं यानी कि जो भी चीज का प्रोडक्शन हो गया है फैक्ट्रीज में वो मार्केट में नहीं आ पाएगा। सो इट shows that both primary and secondary sectors are dependent on the service sector. So altogetherly we can say that the sectors of the Indian economy, that is primary, secondary and tertiary sectors, are interdependent on comparing the three sectors. The various production activities in the primary, secondary and tertiary sectors produces a very large number of goods and services. Also the three sectors have a large number of people working in them to produce these goods and services. The next step therefore is to see how much goods and services are produced and how many people work in each sector. In an economy there could be one or more sectors which are dominant in terms of total production and employment while other sectors are relatively small in size. किसी भी इकोनॉमी में क्या है, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है वो वेरी लार्ज नंबर में होता है, बहुत अधिक संख्या में होते हैं, और जो लोग उसमें कार्य करते हैं वो भी क्या होते हैं, बहुत अधिक संख्या में होते हैं। सो अब अगला जो हम एक स्टेप करेंगे, जो अगली जो हमारी प्रक्रिया होगी वो क्या होगा, वो ये देखना होगा कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं और जो भी लोग वर्क कर रहे हैं उनका क्या, किस सेक्टर में कितना कंट्रीब्यूशन है। तो यहाँ पे एक चीज हम बोल सकते हैं कि कुछ हमारे सेक्टर्स, कोई एक ऐसे सेक्टर्स हो सकते हैं जिसका ज्यादा प्रभावित होगा, जो ज्यादा डोमिनेट करेगा, प्रधान होगा, या कोई ऐसा भी सेक्टर हो सकता है जो क्या होंगे, स्मॉल इन साइज है, यानी कि उसका जो कंट्रीब्यूशन होगा वो क्या होगा, कम होगा, स्मॉल होगा। सो नाउ हाउ डू वी काउंट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज एंड नो द टोटल प्रोडक्शन इन ईच सेक्टर। जो हमारा अगला कॉन्टेक्स्ट आता है कि जो भी हमारे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं, हमने इससे पहले देखा लार्ज नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस, बहुत अधिक मात्रा में प्रोडक्शन होते हैं, एंड हाउ टू बी काउंट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज एंड नो द टोटल प्रोडक्शन इन सेक्टर। और फिर हमें ये भी देखना है कि जो भी हमारा टोटल प्रोडक्शन है वो इस सेक्टर यानी कि प्रत्येक सेक्टर में कितने कितने का प्रोडक्शन हो रहा है। तो इसे काउंट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम वैल्यूज लेते हैं। सपोज करते हैं फॉर एन एग्जाम्पल, एक किसान है, वो प्रोडक्शन कर रहा है फार्म एक्टिविटीज, इट मीन्स प्राइमरी सेक्टर में। सो वहां पे उसकी जो प्रोडक्शन हो रही है दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ केजी में उसके हम प्रोडक्ट्स को वे करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। ऑन द अदर हैंड जो प्रोडक्शन हो रहा है इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर और यू कैन से दैट इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, उस वहां पे जो होगा दैट इज इन द टर्म्स ऑफ पीसेस हम बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक कंप्यूटर का जो प्रोडक्शन हो रहा है दैट इज सेकेंडरी सेक्टर, वो सेकेंडरी सेक्टर में हो रहा है। ऑन द अदर हैंड एक मैं एग्जांपल ले लेता हूँ 1 kg ऑफ व्हीट या 1 kg ऑफ राइस, वट एवर उसका जो प्रोडक्शन हो रहा है। सो एक किसान यदि 1 क्विंटल ऑफ व्हीट का प्रोडक्शन करता है तो वो क्या है, उसकी क्वांटिटी है। ऑन द अदर हैंड एक मैन्युफैक्चरिंग हब में, इट मीन सेकेंडरी सेक्टर में जो कंप्यूटर का प्रोडक्शन हो रहा है, लेट्स से 50 कंप्यूटर्स का प्रोडक्शन हुआ या लैपटॉप का प्रोडक्शन हुआ। सो यहाँ पे हम कहेंगे वो 1 क्विंटल किया और ये मात्र 50 किया। सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं डायरेक्टली कि प्राइमरी सेक्टर क्या है, ज्यादा डोमिनेट किया, ज्यादा उसने प्रोडक्शन किया। बट हम ऐसा नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं, हम वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द 1 क्विंटल ऑफ व्हीट और राइस एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 50 कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स। सो यहाँ पे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि सपोज करते हैं 1 क्विंटल ऑफ राइस का प्राइस हुआ दैट इज 50,000 फॉर एग्जाम्पल। ऑन द अदर हैंड हमारे 50 कंप्यूटर्स का दाम हो गया दैट इज 2 लाख। सो इट्स मीन्स यहाँ पे क्या है, हमने वैल्यूज देखा, कहाँ 50,000 और कहाँ 2 लाख। सो दिस इज द हाउ वी हैव टू कैलकुलेट द कंट्रीब्यूशन, दैट हाउ वी हैव टू काउंट द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस। तो हम क्या कहेंगे, हम वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं, हम क्वांटिटी को फाइंड आउट नहीं करते। ओके, सो लेट्स सी। With so many thousands of goods and services produced, you might think this is an impossible task. Not only would the task be enormous, you might also wonder how we can add up cars and computers and nails and furniture. It won't make sense. You are right in thinking so. To get around this problem, economists suggest that the values of goods and services should be used rather than adding up the actual numbers. My dear student, यहाँ पे हमारा content आया क्या है, that the economists suggest
Economics suggests that the values of goods and services should be used rather than adding up the actual numbers. हम किस चीज को एड अप करते हैं, हम उसके वैल्यूज को हम ऐड करते हैं. So just underline this very line. For example, if 10,000 kgs of wheat is sold at rupees 8 per kg, the value of wheat will be rupees 80,000. The value of 5,000 coconuts at rupees 10 per coconut will be rupees 50,000. Similarly, the value of goods and services in the three sectors are calculated and then added up. तो यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे हम उसकी क्वांटिटी को ना देख करके हम क्या करते हैं, उसके वैल्यूज को ऐड करते हैं. सो नाउ अब हमें क्या है, एक प्रिकॉशन लेना पड़ेगा. प्रिकॉशन क्या करना है, प्रिकॉशन वाइल डूइंग सो, यानी कि जो हम काउंट करेंगे उस समय हम क्या लेंगे, एक प्रिकॉशन लेंगे. कैसे प्रिकॉशन लेंगे? सो वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज टू बी इंक्लूडेड इन कैलकुलेशन बिकॉज वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स ऑलरेडी इंक्लूडेड. अगर ऐसा हम कर देंगे कि हमने बार बार एक ही चीज को अगर हम ऐड करेंगे, दिस विल लीड टू द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग. ये क्या हमें प्रॉब्लम देगा, डबल काउंटिंग का देगा. So let's see. Remember, there is one precaution one has to take. Not every good or services that is produced and sold needs to be counted. It makes sense only to include the final goods and services. My dear student, again इस चीज ये लाइन को हम अंडरलाइन करेंगे. क्या करेंगे कि हम किस गुड्स एंड सर्विसेज को करते हैं, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को हम एड अप करते हैं. इट मेक सेंस ओनली टू इंक्लूड द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. Here it is. Final goods and services. Take for instance, एक एग्जाम्पल दे रहा है. टेक फॉर इंस्टांस अ फार्मर हु सेल्स व्हीट टू अ फ्लोर मिल फॉर रुपीज 8 पर केजी. एक किसान 8 रुपए पर केजी के हिसाब से क्या करता है, जो भी उसने व्हीट का प्रोडक्शन किया उसे वो बेचता है एक मिल को. द मिल ग्राइंड्स द व्हीट एंड सेल्स द फ्लोर टू अ बिस्किट कंपनी फॉर रुपीज 10 पर केजी. अब जो फ्लोर जो परचेज उसने जो व्हीट था, किसान ने व्हीट को सेल किया 8 रुपीज पर केजी के हिसाब से एक मिल वाले को. मिल वाले ने उसे प्रोसेस करके ग्राइंड करके उसे उस व्हीट से उसने क्या किया, फ्लोर बनाया और फिर उसे उसने एक बिस्किट कंपनी को 10 रुपीज पर केजी के हिसाब से बेच दिया. द बिस्किट कंपनी यूजेज द फ्लोर एंड थिंग्स सच एज शुगर एंड ऑयल टू मेक 4 पैकेट्स ऑफ बिस्किट्स. और जो उसने बिस्किट कंपनी को जो उसने सामान बेचा, इट मीन्स फ्लोर, उसने बाकी और भी इंग्रेडिएंट्स को मिला करके एक बिस्किट बनाया जो कि 4 पैकेट उसने बनाया. इट सेल्स बिस्किट्स इन द मार्केट टू द कंज्यूमर फॉर रुपीज 60. और उसने वही 4 पैकेट और बिस्किट्स जो उसने बनाया उसे मार्केट में सेल किया कितने में, 60 रुपीज में. सो इट कम्स द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. सो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज मीन्स क्या हुआ, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज मीन्स दोज गुड्स विच इज रेडी फॉर द कंजप्शन, जो कंज्यूमर्स को कंजप्शन के लिए अवेलेबल है, दैट इज टर्म एज फाइनल गुड्स. बिस्किट्स आर द फाइनल गुड्स, दैट इज गुड्स दैट रीच द कंज्यूमर्स. इट मीन्स जो कंज्यूमर्स तक पहुंचते हैं वो क्या कहलाते हैं, फाइनल गुड्स कहलाते हैं. नाउ वाई आर ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज काउंटेड, क्यों, वाई ऐसा क्यों होता है, द क्वेश्चन अराइजेस. In contrast to final goods, goods such as wheat and the wheat flour in this example are intermediate goods. यहाँ पे जो हमने एग्जाम्पल देखा, बिस्किट का एक एग्जाम्पल देखा, उसमें ऑलरेडी ये जो 2 इंग्रेडिएंट्स थे, वी कैन से एज व्हीट एंड फ्लोर, ऑलरेडी ये क्या थे, इंक्लूडेड थे, एडेड अप थे. और ये क्या कहलाते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स कहलाते हैं. सो इंटरमीडिएट गुड्स आर यूज्ड अप इन प्रोड्यूसिंग फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. The value of final goods already includes the value of all the intermediate goods that are used in making the final good. हम क्यों ऐसा करते हैं, हम क्यों फाइनल गुड्स को ही कैलकुलेट करते हैं, बिकॉज द प्राइस ऑफ ऑल द इंटरमीडिएट गुड्स आर ऑलरेडी इंक्लूडेड while calculating the final goods. Hence, the value of rupees 60 for the biscuits, that is final good, already includes the value of flour rupees 10. Similarly, the value of all other intermediate goods would have been included. To count the value of the flour and wheat separately is therefore not correct, because then we would be counting the value of same things a number of times, first as wheat, then as flour and finally as biscuit. So this will lead to the double counting. इससे क्या होगा, हमारा डबल काउंटिंग सिस्टम होगा, जो कि प्रॉब्लम अराइज करता है. Counting the value of commodity more than once is called double counting. This leads to overestimation of the value of goods and services produced.
Therefore, we must take the value of final goods and services only. हम जो डबल काउंटिंग की बात करें, डबल काउंटिंग क्या करता है, वो अगर हम डबल काउंटिंग करेंगे इट मीन्स इंटरमीडिएट गुड्स को भी अगर हम काउंट करेंगे फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द जीडीपी, ये क्या करेगा, हमें एक रॉन्ग एस्टीमेट देगा, ये गलत हमें डेटा प्रोवाइड कर देगा, बिकॉज ऑलरेडी हम इंटरमीडिएट गुड्स को एड अप करते हैं, करके फाइनल गुड्स तक पहुंचते हैं. When the value of all final goods and services in a particular sector is added during a year, it provides us the total production of this sector. ये हमें क्या बताता है, the value of final goods and services produced in each sector during a particular year provides the total production of the sector for that year. यानी कि जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं हर सेक्टर का, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर का, वो जब हम एड अप करते हैं तो वो हमें क्या देता है, टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर ईयर. इट मीन्स प्राइमरी सेक्टर. देन आफ्टर अगर हम ये तीनों सेक्टर, ये जो 3 सेक्टर्स है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर्स के जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं उसके वैल्यूज को जब हम एड अप करते हैं तो हमें क्या मिलता है, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. लेट्स सी. एंड द सम ऑफ द प्रोडक्शन इन द 3 सेक्टर्स गिव्स व्हाट इज कॉल्ड द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. इसे हम क्या बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ अ कंट्री. It is the value of all final goods and services produced within a country during a particular year. GDP shows how big the economy is. My dear student, ये हम इस डेफिनेशन को यहाँ से, ये जो पूरा है इसे हम अंडरलाइन कर सकते हैं. क्या है, the value of final goods and services produced in each sector during a particular year provides the total production of the sector for that year. यानी कि हर सेक्टर में जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं वो हमें उस पर्टिकुलर सेक्टर का क्या कहलाता है, टोटल प्रोडक्शन कहलाता है. और जब हम ये अलग अलग सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर के फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस होते हैं उसे जब हम सम अप करेंगे, एड अप करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मिलता है एक पर्टिकुलर ईयर का. इन इंडिया द मैमथ टास्क ऑफ मेजरिंग जीडीपी इज अंडरटेकन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री. This ministry, with the help of various government departments of all the Indian states and union territories, collects information relating to total volume of goods and services and their prices and then estimates the GDP. भारत की बात करते हैं, ये जो इतना बड़ा टास्क है, इतना बड़ा टास्क है कैलकुलेशन ऑफ द जीडीपी, ये कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री करता है, विद द हेल्प ऑफ द वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ ऑल द स्टेट्स, इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज. बाकी राज्यों और यूनियन टेरिटरीज के सहायता से, वहाँ के जो भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके सहायता से ये जो टास्क है, इतना बड़ा टास्क, उसे कैलकुलेट किया जाता है जीडीपी. सो माय डियर स्टूडेंट, आई होप आज का ये वीडियो सेशन लेक्चर आपको समझ में आया होगा. नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम अपने इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे. इफ़ यू आर हैविंग एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम यू कैन आस्क इन द कॉमेंट सेक्शन. सो टिल देन हैव अ गुड